नमस्ते श्रोताओं। प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी मोरी रंग दी चुनरिया। सफ़र की थकान इतनी थी कि बिस्तर से उठने का मन नहीं था, पर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। यह खुशखबरी किसी को सुनाने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। कम से कम जया को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वह मेरे प्राण ले लेगी। वैसे भी आज की खुशी पर सबसे ज़्यादा हक उसका ही है। उसी ने इस रिश्ते के लिए इसरार किया था, वरना हम नौकरी पेशा लोग इतनी ऊंची उड़ान भरने के काबिल कहाँ थे। पर उसी ने बार बार कहा, दीदी मेरा मन कहता है मृणाल की शादी यहीं होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, चंदेरी साड़ी लूंगी। अरे बनारसी ले लेना, शादी तो होने दे। बनारसी साड़ी गौतम की शादी पर लूंगी, लड़की की शादी में तुम्हें ज़्यादा नहीं मोड़ूंगी। मृणाल के लिए मैंने जब से लड़के देखना शुरू किया है, जया उसे अपना कर्तव्य मान बैठी है। मृणाल पर उसकी अपार ममता है। ऐसे वैसे घर की बात तो वह मुझे सोचने में ही नहीं देती। एक ही तो लड़की है दीदी, उसे इस तरह निपटाने का भाव मत रखो। 1-2 साल में वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी, देर लगे कोई बात नहीं, पर घर वर दोनों को खूब ठोक बजा कर देख लो। ये तो कई बार मजाक में कहते हैं, अच्छा हुआ प्रिंस चार्ल्स की शादी हो गई, नहीं तो तुम्हारी सहेली वही बात चलाने को कहती। मैं जया की व्यथा कथा जानती हूँ, इसीलिए उसकी व्यग्रता समझती हूँ, पर इन लोगों को यह कौन समझाए, कितनी बार समझाए। जया 4 बजे कॉलेज से लौटती है, तब तक तो मुझे सब्र करना ही था, पर उसके बाद मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। टैक्सी में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि जया कितनी खुश होगी। खुश तो बाद में होगी, पहले तो मेरी अच्छी खबर लेगी। बिना बताई ही चली गई थी, पर मैं क्या करती, मजबूरी थी। मृणाल ने साफ मना कर दिया था, इसी शर्त पर वह जाने को तैयार हुई थी। लड़कियों का इस तरह प्रदर्शन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर वे लोग यहाँ आने को तैयार न थे। बोले, आप लोग बिटिया के साथ यहीं आ जाइए। इन दोनों हमारी बेटियां भी अमेरिका से आई हुई हैं, उनसे मिलने के लिए सारा परिवार यहाँ इकट्ठा है। आप यहीं आ जाएंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। मन में ढेर सारी आशंकाएं लेकर हम लोग गए थे। लौटते वक्त मन खुशी से सरोबार था। मृणाल सबको भा गई थी। उन लोगों ने तो वहीं शगुन कर दिया। कहने लगे, सगाई वगाई का चक्कर रहने दीजिए, आप तो जितनी जल्दी हो सके शादी का इंतजाम कीजिए। ये लड़कियां 1-2 महीना भारत में रहेंगी, तब तक हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग किसी तैयारी से तो गए नहीं थे, जो कुछ पास था उसी से टीका कर दिया और शादी की तिथि निकलवा कर चले आए। मुश्किल से महीने भर का समय था और करने को कितना कुछ था। उन लोगों ने तो यह कह दिया था कि ज़्यादा टीम टाम की ज़रूरत नहीं है, हम 20-25 लोग आएंगे, सब परिवार आएंगे। किसी होटल में इंतज़ाम कर दीजिए, शाम को फेरे हो जाएंगे, सुबह हमें विदा कर दीजिएगा। वे लोग तो इतना कहकर मुक्त हो गए, पर हमारे सामने तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इतने कम समय में कैसे कुछ हो पाएगा? लड़की की शादी कोई हंसी खेल है? मैडम कहाँ रोकना है? ड्राइवर ने पूछा तो होश आया कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई हूँ। जया के घर के सामने गाड़ी रुकवाकर मैंने जल्दी से पैसे चुकाए और उतर पड़ी। जया से मिलने की कुछ इतनी बेसब्री थी कि घंटे बजाते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाज़ा खुला है। मैंने कुछ झेपते हुए घर में प्रवेश किया, तब तक बड़ी भाभी बाहर निकल आई। मैंने सोचा अब डांट पड़ेगी, क्या तुम्हें भी इस घर में घंटी बजाकर आना पड़ता है? पर भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने ही क्षमा याचना करते हुए कहा, सॉरी भाभी, आपको डिस्टर्ब किया, जया कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ऊपर जाने का रास्ता भीतर वाले बरामदे में से होकर था। हॉल से गुजरते हुए मैंने देखा 4-5 औरतें बैठी हुई थीं। जया की माँ उनसे बातें कर रही हैं, पर सारा माहौल बड़ा गुमसुम सा है। मेरी बंगाली चौड़े पाड़ की साड़ी को उन्होंने इस तरह घूर कर देखा कि मुझे संकोच हो आया। अपनी कलफदार पटलियों को और लहराते पल्लू को सबकी नज़रों से बचाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि जया की माँ ठीक से नमस्ते भी ना कर सकी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भान हुआ कि उन्होंने तो मेरा कुशल क्षेम भी नहीं पूछा, इतने दिनों तक ना आने का उल्हाना नहीं दिया,
और तब याद आया कि बड़ी भाभी ने भी तो आज बात नहीं की। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों भाभीियों से मीठी रार तकरार किए बिना मैं ऊपर गई हूँ। जया के कमरे में एकदम सन्नाटा था। चौबीसों घंटे चीखने वाला टेप रिकॉर्डर चुप था और महारानी पलंग पर लेटी हुई आशा पूर्णा देवी का कोई उपन्यास पढ़ रही थी। आहा, दीदी आई हैं। मुझे देखते ही वे पुलकित होकर बोली और मेरा मन एकदम हल्का हो गया। नीचे इतना सन्नाटा था कि बस, मैंने कहा, और माँ जी के पास दो चार औरत ऐसी शक्ल बनाकर बैठी हैं जैसे मातम पुरसी पर आई हों। उसने मेरा वाक्य पूरा किया। वे वाकई मातम पुरसी पर आई हैं। अरे, मुझे अब अपने कपड़ों पर सचमुच शर्म आ रही थी। कौन? मेरा मतलब है, किसका देहांत हो गया? हमारे श्रीमान जी गुजर गए, उसने सपाट स्वर में कहा। कौन श्रीमान जी? एक ही तो थे दीदी, मेरी कौन 10-20 शादियां हुई हैं, उसने कहा। उसके बात करने का लहजा कुछ ऐसा था कि सांत्वना की गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर सांत्वना भी किस लिए? जिस व्यक्ति का अस्तित्व हुई उसके लिए अर्थहीन था। उसके मरने पर शोक और संवेदना का नाटक मुझसे नहीं हो सका, पर उसके घर में तो बकायदा मातम मनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा कभी कोई संबंध नहीं रहा, उसका शोक तुम लोग क्यों मना रहे हो? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। हमें तो उन लोगों ने खबर तक नहीं दी, कोई सवाल ही नहीं था। किसी तीसरे व्यक्ति ने पत्र लिखा है, जो यहाँ चौथे पांचवें रोज पहुंचा है, और बस यहाँ बकायदा मातम शुरू हो गया। इन लोगों ने मेरी चूड़ियाँ नहीं फोड़ी, यही गनीमत है। छी, कैसी बातें करती हो, मैंने सिहर कर कहा। सच कह रही हूँ दीदी, मुझे कमरे में कैद करके रख दिया है। कॉलेज नहीं जाने देते, टीवी नहीं देखने देते, रेडियो नहीं सुनने देते, पानी भी मुझे मांग कर पीना पड़ता है, मुझे कोई घड़ा नहीं छूने देता। क्या कहती हो? सब अम्मा का पागलपन है। मेरी सास मरी थी तब भी यही नाटक हुआ था। मुझे तो सुनकर ही वितृष्णा होने लगी थी। पता नहीं जया कैसे सहन कर रही थी। अच्छा जया, चलूंगी अब, फिर कभी आऊंगी। मैंने एकदम उठने का उपक्रम किया तो उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऐसे कैसे चली जाएंगी? जो कहने आई थी वह तो कहिए। वह सब कहने का अब उत्साह ही कहीं बचा था। मैंने कहा, तुम कॉलेज नहीं आई तो बस देखने चली आई कि क्या बात है। झूठ मत बोलिए, आप कॉलेज गई होती तो यह खुशखबरी आपको कब की पता चल जाती। कल ही तो पूरा स्टाफ मिलने आ गया था। हे भगवान, जया ने कैसे सामना किया होगा उन सबका, खासकर मिसेज माथुर और मिसेज मालवीय जैसे लोगों का। उसने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। बोली, भाभी उनसे नीचे ही निपट ली। मैंने साफ कह दिया था कि किसी को ऊपर भेजने की जरूरत नहीं। आश्चर्य है, मुझे किसी ने नहीं रोका। आपकी बात अलग है दीदी, सब जानते हैं। आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, बल्कि आप अगर नीचे से ही लौट जाती तो मुझे बेहद दुख होता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या कहने आई थी। बताओ। मृणाल की बात पक्की हो गई, ठीक है ना? तुमने कैसे जाना? आपके चेहरे से ही पढ़ लिया था। आपके कमरे में आते ही जान गई, पर सोचा पहले अपनी खबर सुना दूं, फिर आपकी सुनूंगी। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि मुझे बरबस हंसी आ गई। शोक और संजीदगी का जो आवरण ओढ़ रखा था गिर पड़ा। कमरे में आने के बाद पहली बार मैंने खुलकर सांस ली। और सुनाइए, उन लोगों को आपने कैसे पटाया? मैं जैसे इस क्षण की बाट ही जो रही थी, फौरन शुरू हो गई। जया से ये सब कहे बिना मुझे चैन भी नहीं आता। वहाँ का सारा हाल बयान करने के बाद मैं घर परिवार का वर्णन करने बैठ गई। संयोग से उनका सारा कुनबा उन दिनों वहाँ इकट्ठा था। मुझे सबको देखने सुनने का मौका मिल गया था। जया, मृणाल की मौसेरी सास तो एक नमूना है। अच्छा हुआ तुम साथ नहीं थी, नहीं तो मृणाल की हंसी पर काबू पाना मुश्किल था। शायद इसी वजह से शादी टूट जाती। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत है? अरे, पढ़ी लिखी तो कुछ खास है नहीं, पर दिन भर अंग्रेजी की टांग तोड़ती रहती हैं। हमारे यहाँ तो सर्वेंटों को बहुत प्रॉब्लम है। ये पिक्चर तो लेडीज़ों के लायक है, हमारे चिल्ड्रंस तो बहुत शैतान हैं। मैंने ठीक ही कहा था। मेरे मुंह से सुनकर जया को भी हंसी का दौरा पड़ गया। वहाँ तो पता नहीं क्या करती, पर जया की हंसी एकाएक थम गई। मैंने पलटकर देखा, दरवाजे में छोटी भाभी खड़ी थी। यह किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? उनके स्वर में उपालंब था। मैं तो शर्म से गड़ ही गई। जया ने जैसे मुझे उबारते हुए कहा,
भाभी, मृणाल की शादी तय हो गई है। दीदी ने लगे हाथ सगाई की रस्म भी निपटा दी है। चलो, यह तो बहुत अच्छा हुआ। भाभी ने निर्लिप्त भाव से शिष्टाचार निभाया। उसमें कहीं कोई खुशी का भाव न था। न उन्होंने घर या वर के बारे में कुछ पूछा। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। जया, अब चलूंगी, बहुत देर हो गई। इस बार जया ने मुझे रोकने का प्रयास नहीं किया। भाभी पता नहीं किस काम से ऊपर आई थी। उसे भूलकर मेरे साथ ही नीचे उतरने लगी। बीच सीढ़ियों पर बोली, दीदी, एक बात कहूँ? बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। ऐसे शुभ कार्य की चर्चा आज इस घर में नहीं करनी थी। इससे अपशगुन होता है। चर्चा मैंने नहीं, जया ने ही चलाई थी भाभी। उसने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, नहीं तो शायद मैं वैसे ही लौट जाती। पर भाभी, मैं यह नहीं मानती कि इससे अपशगुन होता है। आप नए जमाने की हो तो आप क्या कोई पुरखा पुनिया हो? आप इन ढकोसलों पर विश्वास कर लेती हैं? यह ढकोसला नहीं, रिवाज है दीदी। यह कैसा रिवाज है? जिस आदमी का इस घर से कोई संबंध नहीं रहा, जया कभी जिसकी देहरी नहीं चढ़ी, जिसके नाम से उसने मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहना, 20 साल से जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका मातम आप लोग क्यों मना रहे हैं? क्यों उस पर लाद रहे हैं? मरने वाला हाड़ मांस का आदमी था दीदी। दुनिया में रोज सैकड़ों हाड़ मांस के आदमी मरते हैं भाभी, लेकिन सबके सामने हमने फेरे तो नहीं लिए होते। मैं हतबुद्धि होकर उन्हें देखती रह गई। उसके बाद उस घर में एक पल भी ठहरना मेरे लिए दूभर हो गया। मेरी सारी खुशी हवा हो गई थी। मन इतना उद्भ्रांत हो गया था कि घर लौटकर मैंने नौकर को बिना बात के डांट दिया। कमरे की बेतरतीबी पर मृणाल को इस बुरी तरह झिड़की कि वह सिसकने लगी। खाने की मेज पर इनसे बिना वजह ही लड़ बैठी। पर सब ने मुझे माफ कर दिया। सब समझ गए कि अब मुझ पर शादी का टेंशन आ गया है और महीना भर किसी की खैर नहीं है। शादी, हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं केवल मृणाल की शादी के बारे में ही सोचती रही हूँ। रात में सपने भी उसी के देखती रही हूँ, पर आज की रात जया के नाम थी। मेरे मानस पटल पर उसकी शादी के कई चित्र बनते बिगड़ते रहे। मैं उस शादी में उपस्थित नहीं थी। हम लोगों का परिचय तो बहुत बाद में हुआ, पर जो कुछ सुना था वह मेरी कल्पना शक्ति के लिए काफ़ी था। बहुत ऊंचे घर में जया का संबंध हुआ था। 4 भाइयों का परिवार था। बड़े भाई पिता के साथ घर का कारोबार देखते थे। बीच वाले दोनों इंजीनियर थे। जया का दूल्हा सबसे छोटा और फिलोसफर किस्म का था। जया के पिता वहां 2-4 बार गए, पर उससे बात नहीं हो पाई। उन्होंने लड़कों से कहा, हो सकता है मेरा लिहाज करता हो, संकोच के मारे ना बोलता हो। तुम लोग जाकर मिल तो आई। ऐसा ना हो कि वह हकलाता हो या गूंगा बहरा हो। जया के भाई गए और तसल्ली करके लौट आए। गूंगा बहरा तो नहीं है, पर हाँ घुन्ना है, बहुत कम बोलता है। अरे, उसे तो हमारी जया 15 दिन में ही तोता बना देगी। बड़ी भाभी ने कहा। सबने चैन की सांस ली और तैयारी शुरू कर दी। बारात बहुत धूमधाम से आई। चारों सुदर्शन भाइयों को देखकर लोगों को राम जी की बारात याद आ गई थी। चढ़ावा तो ऐसा था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिकायत थी तो सिर्फ लड़कियों को। वर के तीनों भाई उसे इस तरह घेरे हुए थे कि छेड़खानी करने का मौका ही नहीं मिलता था। जयमाला तक तो ठीक था, पर जब बाकी रस्मों पर भी वे बॉडीगार्ड की तरह साथ लगे रहे तो ममेरी बहन ने चुटकी ली। आप लोग पांडवों की तरह फेरे भी साथ ही लोगे क्या? इस फिक्रे पर वे लोग थोड़ा झेपे, थोड़ा पीछे हटे तो सबको राहत मिली। पर कितनी सी देर को। उसके तुरंत बाद ही तो वह अघट घट गया। गठजोड़ी करके सप्तपदी के साथ इन लोगों ने अग्नि की परिक्रमा शुरू ही की थी कि दूल्हा गुम गो करता हुआ गिर पड़ा। आंखें कपाल पर चढ़ गईं और मुंह से झाग सा निकलने लगा। किशोरी नववधू तो ये दृश्य देखते ही मूर्छित हो गई। मेहमानों में 1-2 डॉक्टर भी थे। वे दौड़कर आए, मुआयना किया और बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, मिर्गी का दौरा है, 1-2 घंटे आराम कर लेने दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 घंटे तक क्या कोई चुप रहता है? जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। किसी ने कहा कि बचपन से ही ऐसे फिट्स आते रहे हैं, तभी तो कभी स्कूल नहीं भेजा, घर पर ही सारी पढ़ाई करवाई है। किसी ने कहा हाई स्कूल तक तो सब ठीक था, उस साल फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था तो किसी ने टोटका करा दिया। बस
उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। एक ने बताया कि परीक्षा में दौरा पड़ जाने से उसका बीए का रिजल्ट खराब हो गया, उसका दिमाग पर असर पड़ा है। किसी ने यहाँ तक बताया कि परीक्षा हॉल में ही दौरा पड़ जाने से उसकी प्रेमिका पर राज खुल गया, उसने शादी से मना कर दिया। हताशा में लड़के ने नींद की गोलियां खा ली। मौत तो नहीं आई, पर एक अभिशप्त जीवन दे गई। इस बहसबाजी का सार यही था कि लड़का नीम पागल है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। उसके पास बीए की डिग्री थी, यह उसने कैसे हासिल की यह कोई नहीं जानता था। हैरत की बात तो यह थी कि वर के परिवार वाले इस विषय पर मौन साधे हुए थे। वे तो ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उन्होंने मिर्गी का यह दौरा पहली बार देखा हो। जया के पिताजी ने फिर ज्यादा सोच विचार नहीं किया, साफ कह दिया कि ऐसे झूठे और दगाबाज लोगों के घर में अपनी लाडली को नहीं भेज सकता। मैं उसे जिंदगी भर खिलाने का हौसला रखता हूँ। उसके दोनों भाई भी खम ठोक कर खड़े हो गए। बारात बिना दुल्हन के ही विदा हो गई। मैं उन लोगों को दोष नहीं देती दीदी, जया अक्सर मुझसे कहती। उन लोगों ने जो कुछ किया स्वार्थ के वशीभूत होकर किया। उन्होंने सोचा हो कि शायद बहू के पूर्ण प्रताप से या सेवा चाकरी से लड़का लाइन पर आ जाएगा। अगर पिताजी इतनी हठधर्मी ना करते या मैं भी भावुकतावश जाने का निर्णय कर लेती तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार हो भी जाता। सिनेमा में, उपन्यासों में तो ऐसा होता भी तो है। पर दीदी, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है, गुस्सा आता है जिन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। वे लोग हमारे रिश्तेदार थे, इन लोगों के पड़ोसी थे, वे सब कुछ जानते थे, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बल्कि यह रिश्ता भी उन्हीं लोगों ने सुझाया था। नहीं तो इतनी दूर हम क्यों जाते। दूरी के कारण ही पिताजी ठीक से अता पता नहीं कर सके। वे तो अपने बंधु बांधवों के भरोसे निश्चिंत बैठे रहे। उन्हें क्या पता था कि वे लोग इस तरह पीठ में छुरा भोंक देंगे। बंधु बांधव और करते ही क्या हैं, मैं कहती। इसीलिए तो कौरव पांडवों की कहानी बार बार दोहराई जाती है। दुनिया में रोज महाभारत होते हैं। इस हादसे के बाद साल भर तक जया घर में मुंह छिपाए बैठी रही। पर इस तरह कब तक चलता। कभी तो उस खोल से बाहर आना ही था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने फैली पड़ी थी। मन को मजबूती से थामकर उसने बीए की पढ़ाई पूरी की, फिर एमए में गोल्ड मेडल लिया और हमारे कॉलेज में लेक्चरर हो गई। मैंने और उसने एक ही दिन ज्वाइन किया था। हमारी नौकरी और दोस्ती की शुरुआत एक साथ ही हुई थी। हम दोनों की आयु में अंतर था, परिस्थितियां भी भिन्न थी। नौकरी मेरे लिए मजबूरी नहीं थी, एक भरी पूरी गृहस्थी थी मेरी। 2 बच्चे थे, पति अच्छे ओहदे पर थे, लेकिन मैं अपनी डिग्रियों पर जंग नहीं लगने देना चाहती थी। 2 बच्चों के बाद ही मैंने विराम ले लिया था और कैरियर की शुरुआत की थी। लेकिन परिस्थितियों का यह अंतर हमारे बीच में बाधक नहीं बना। एक बार मन मिल जाए तो बाहरी चीजें गौड़ हो जाती हैं। हो सकता है हमारा कोई पूर्व जन्म का ही संयोग रहा हो। कितनी जल्दी हम एक दूसरे से घुल मिल गए। मेरे बच्चे तो उसकी आंख के तारे थे। मजाल है जो कोई फरमाइश अधूरी रह जाती। मम्मी ने जरा कंजूसी की नहीं कि फौरन जया मौसी के पास शिकायत पहुंच जाती। अपने बच्चों को डांटना भी मेरे लिए कठिन था। फौरन मुझे जया की डांट खानी पड़ती। वह अपने मन का सारा संचित स्नेह गौतम और मृणाल पर लुटा रही थी। उनके लिए टॉफियां और खिलौने तो आते ही थे। हर साल सालगिरह पर एक नया स्वेटर भी वे पाते थे। मुझे जब जब पीहर की याद आती मैं उसके घर चली जाती। अम्मा जी मुझे खूब प्यार करती थी। उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी बड़ी बेटी ही मान लिया था। उसकी दोनों भाभियां भी मेरा खूब स्वागत करती, मीठे उलाने देती तो नए नए व्यंजन भी खिलाती। जया सचमुच भाग्यवान थी, नहीं तो ऐसे सहृदय भाई और स्नेही भाभियां अब कहाँ मिलती हैं। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, पर कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता। लगता जया बेचारी यहाँ वहाँ खुशी खोजती फिरती है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। उसकी गाड़ी फिर से पटरी पर लाने की मैं खूब कोशिश करती। मैट्रिमोनियल्स पढ़ पढ़कर मैंने अपनी आंखें दुखा ली थी, पर जया कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ हंसकर रह जाती। उन्हीं दिनों मेरे मौसेरे भाई की पत्नी प्रसूति में चल बसी थी। पहला एक 4 साल का लड़का था। भाई तो जैसे पागल हो गया था। मौसी ने ही बड़े करुण ढंग से मुझे लिखा था
कि योगेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूं। बच्चों को तो कोई भी पाल लेगा, पर इस समय ज़रूरत योगेश को संभालने की है। निसंतान हो तो विधवा भी चलेगी, पर लड़की सुशील और ब्राह्मण हो। मुझे एकदम जया की याद हो आई। योगेश से अच्छा वर उसके लिए मिल नहीं सकता था। रूप रंग, कद काठी, विद्या बुद्धि सभी दृष्टि से वे परस्पर अनुरूप थे। योगेश दुहाजिर जरूर था, पर जया के साथ भी तो एक कहानी जुड़ी हुई थी। मैं मौसी को पत्र लिखने ही वाली थी, पर सोचा पहले इन लोगों को तो टटोल लूं। और यह मैंने अच्छा ही किया, नहीं तो बाद में मौसी के सामने लज्जित होना पड़ता। उस घर में इस विषय पर कोई बात करना ही नहीं चाहता था। भाभीयों ने मुझे अम्मा जी के पास ठेल दिया और अम्मा जी ने पिताजी के पास भेज दिया। वैसे तो जया के पिताजी भी मुझसे बहुत स्नेह करते थे, पर उन्होंने मेरा जरा भी लिहाज नहीं किया और एक वाक्य में ही सारी बात खत्म कर दी। बोले, बेटी, उसके भाग्य में जैसी शादी लिखी थी हो गई। हमारे खानदान में लड़की पर बार बार हल्दी नहीं चढ़ती। बात आई गई हो गई। हिंदुस्तान में लड़की की शादियां तो रुकती नहीं है। 4 महीने बाद ही योगेश का विवाह एक सुंदर सुशील कुंवारी कन्या से हो गया। पर जया का प्रश्न तो यथावत था। मैंने उससे कहा, जया, अपने जीवन की गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। कानूनी कार्रवाई में जो मदद चाहोगी हम करेंगे, पर पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। वह बोली, दीदी, बुढ़ापे में पिताजी को दुख देने की इच्छा नहीं होती। इतनी बदनामी शायद वे झेल नहीं पाएंगे। जब तक जया के पिताजी जीवित रहे, यह विषय फिर से उठाने का प्रश्न ही नहीं था। 3 साल पहले जब उनका देहांत हुआ, जया 35 पार कर चुकी थी। एक दिन यूं ही विषय छिड़ गया था तो बोली, इस उम्र में शादी करती क्या अच्छी लगूंगी? इतनी निकल गई तो आगे भी कट ही जाएगी। अम्मा भी क्या सोचेंगी, जैसे मुझे पिता के मरने का ही इंतजार हो। इस निरानंद जीवन की अभ्यस्त हो चली थी जया कि परिस्थितियों ने फिर नया मोड़ लिया है। जो सुख कभी उसका था ही नहीं, उसके छिन जाने का आत्मीय स्वजन शोक मना रहे हैं, और लोकाचार के इस चक्रव्यूह में वह निरीह लड़की बुरी तरह घिर गई है। शादी से 15 दिन पहले मैंने छुट्टी लेनी ही पड़ी। जया ने तब तक ज्वाइन नहीं किया था। जब वह दोबारा कॉलेज जाने लगी तो मुझे आशा थी कि वह कॉलेज जाते जाते किसी दिन जरूर आएगी, सारी तैयारियों का मुआयना करेगी, मेरी आलोचना करेगी, सलाह देगी, पर वह एक बार झांकी तक नहीं। मैंने कितने दिनों तक कार्ड्स नहीं छपवाए। उसे बहुत चाव था। जब भी किसी का कार्ड देखती, कहती, दीदी, मृणाल की शादी में कार्ड्स का कांटेक्ट मुझे देना, देखना ऐसा डिजाइन करूंगी, वो शानदार मैटर होगा कि लोग हॉल में सजा कर रखेंगे। रिसेप्शन का मेनू बनाती हुई उसकी इतनी याद आई। सुनार की दुकान पर अकेले पांव देने का मन नहीं हो रहा था। ढेर सारी साड़ियाँ खरीदनी पड़ी, पर शॉपिंग का कोई मजा नहीं आया। दुकानदार भी अक्सर पूछ लेते थे, मैडम, आज आपकी सहेली नहीं आई? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह मेरी जिंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बन गई है। कार्ड देने तो उसके यहाँ जाना ही था। हम लोगों ने पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया। फिर मैंने जया से कहा, तुम्हें तो पूरे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मृणाल को विदा करके ही तुम घर लौटोगी। उसने फीकी हंसी हंसकर कहा, अम्मा से पूछ लो। अम्मा जी तो इनके सामने ज़्यादा बोलती नहीं थी। बड़ी भाभी ने कहा, हम लोगों में से कोई आ जाएगा दीदी, पर जया के लिए इसरार मत करना। देखो, अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे। कोई बहुत तीखी सी बात मेरे होठों पर आई थी, पर मैं जब्त कर गई। इनके सामने तमाशा करने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर कहने से फायदा भी क्या था, बेकार अपना ही मूड खराब होता। हम लोग चलने लगे तो जया ने मुझे एक और बुलाकर कहा, दीदी, मेरी एक बात रखेंगी? कहो। मृणाल को दुल्हन के रूप में देखने का बहुत अरमान है। 10 मिनट के लिए ही सही उसे मेरे पास भेज सकेंगी? और श्योर, मैंने कहा। उस समय उसका कंठ इतना भीगा हुआ था कि उसकी कोई भी विनती मैं टाल नहीं सकती थी। मन में बस यही कसक बनी रही कि जया नहीं आई। बाकी सारा आयोजन इतना सफल रहा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बाराती तो कुल जमा 25 ही थे, पर घरातियों की संख्या
उनसे 10-20 गुना अधिक थी। मेरा स्टाफ था, इनका स्टाफ था, मृणाल की सहेलियां थी, अड़ोसी पड़ोसी थी और थे ढेर के ढेर रिश्तेदार। पर कहीं कोई बद इंतजामी नहीं हुई। मंडप की साज सज्जा से लेकर भोजन की व्यवस्था तक कहीं किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। दूल्हे के चुनाव को लेकर तो सभी ने हमें बधाइयों से लाद दिया। खुशी का व्यवहार मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मृणाल तो उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। जया की बात बार बार मन में आ रही थी, पर मौका ही ना मिला। रानी जी ब्राइडल मेकअप करवा के जब पीछे के दरवाजे से अंदर आ रही थी, तब बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। जयमाला के तुरंत ही बाद रिसेप्शन था। उसके बाद विवाह की सारी वैदिक रस्में निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वे लोग उतनी ही रात को ही दूल्हा दुल्हन को लेकर होटल चले गए। वहां सुसज्जित ब्राइडल सूट उनकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। जया की इतनी सी बात न रखने का मुझे बहुत दुख हो रहा था। इसलिए सुबह सवेरे नहा धोकर मैं होटल पहुंच गई। शहर के सबसे बड़े होटल में उन लोगों को ठहराया गया था। हमें 25 लोगों पर भी उसका खर्च भारी पड़ रहा था। पर ये बोले, उन लोगों ने हमसे कुछ मांगा भी तो नहीं, फिर इंतजाम में कंजूसी क्यों करें। मान लो 200 बाराती लेकर आ जाते तो तब तो धर्मशाला में भी हमारे परखच्चे उड़ जाते। गाड़ी से उतरते ही मैं सीधे मृणाल के कमरे में आने वाली थी, पर संकोच हो आया। फिर इन्होंने भी टोक दिया, गो थ्रू प्रॉपर चेन मैडम। ठीक था, अब तो उसे हम अपनी मन मर्जी से हर कहीं नहीं ले जा सकते थे। उसके सास ससुर से पूछना जरूरी था। सौभाग्य से वे जागे हुए थे। हमें देखते ही अचकचा गए। अरे आप लोग सुबह सुबह? जी बस देखने चले आए थे कि आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं। अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 10 बजे खाना बिल्कुल तैयार रहेगा। आप लोग वहीं आ रहे हैं ना? हाँ, बस अब सबको तैयार होने के लिए फरमान भेजते हैं। एक रिक्वेस्ट थी। समधिन को इतना मक्खन लगाने के बाद मैंने असल बात शुरू की। कहिए। मेरी एक सहेली कल शादी में नहीं आ सकी थी। मृणाल को वो बहुत प्यार करती है। जाने से पहले 10 मिनट के लिए दोनों वहाँ हो आएंगे तो उसका मन रह जाएगा। उसने बार बार कहलवाया है। लेकिन वे शादी में क्यों नहीं आई? क्या बीमार है? हाँ, बस यही समझ लीजिए। दरअसल उनके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है। अब इन्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, इसका विवेक तो पुरुषों को कभी होता ही नहीं। दरअसल बात क्या है बहन जी, मैंने कहना शुरू किया पर चुप हो गई। जया की कहानी क्या इस तरह एक सांस में किसी को सुनाई जा सकती है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मिसेज कुमार, अभी तो लड़की की हल्दी में नहीं उतरी और आप उसे ऐसी जगह भेज रही हैं, अपने ही हाथों अपनी बेटी का असगुन कर रही हैं। आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए था। मैंने तो कह भी दिया। बहन जी, आप तो यूरोप में 8-10 साल रह चुकी हैं, क्या आप भी इन चीज़ों को मानती हैं?